Good morning, students. I am Dr. Interval Goel. Today in this video, we will discuss about one of the most important subsidiary book, that is proper journal. We have discussed earlier about some other subsidiary book in separate video. In my first video related to subsidiary book, we have discussed about the subdivision of journal and then preparation of purchase book and its ledger. Second video जो है उसमें preparation of sales book and its ledger. Third video related to subsidiary book में हमने preparation of purchase return book and its ledger. Fourth video sales return book and its ledger. और फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन 3 वीडियो आर रिलेटेड टू कैश बुक. ठीक है, और 2 और सब्सिडियरी बुक है जो बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक. इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये एक अलग चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जब हम करेंगे तब हम उसमें बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक कैसे बनाई जाती है वो हम आपको बाद में बताएंगे. अब लास्ट में हमारा है प्रॉपर जर्नल. In every subsidiary book, we record the transaction of a particular nature, and proper journal is one of the most important subsidiary book in which all those transactions are recorded which do not form part of any other subsidiary book. Proper journal में हम उन सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं जो अन्य किसी सहायक बही में जिनका लेखा नहीं होता. जैसे परचेज बुक में हम केवल उधार परचेज करने पर उधार क्रय किए गए माल का लेखा करते हैं. सेल्स बुक में हम उधार सेल्स किए गए माल का ही लेखा करते हैं. परचेज रिटर्न बुक में क्रय वापसी बही में हम उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं जो माल हमने हमारे सप्लायर को वापस लौटाया. सेल्स रिटर्न बुक में हम उन्हीं सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं जो माल हमारे कस्टमर ने हमको लौटा दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं आया या कोई भी कारण से. रोकड़ बही में सारे रोकड़ी व्यवहारों का लेखा होता है. जो लेन देन नगद में होते हैं उन्हीं का लेखा रोकड़ बही में होता है. इसके अलावा प्राप्य बिलों का लेखा, बिल रिसीवेबल का लेखा बिल रिसीवेबल बुक में होता है. और जो बिल हमने एक्सेप्ट किए जो हमारे लिए बिल पेएबल है उनका लेखा एक अलग सेपरेट बुक में होता है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल. और बाकी जो सारे ट्रांजेक्शन है इनके अलावा वो सब प्रॉपर जर्नल में लिखे जाते हैं. तो प्रॉपर जर्नल इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक in which we record all those different type of transactions which are not recorded in other subsidiary book. तो फिर आप बताइए वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो प्रॉपर जर्नल में लिखे जाएंगे. तो इसमें मैंने कुछ एंट्री आपको लिखी है. पहला ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स. ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनका लेखा प्रॉपर जर्नल में होता है. तो जब सबसे पहला ओपनिंग एंट्री, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि. एज द नेम इंडिकेट, एंट्री मतलब ये एक ही होती है इसलिए मैंने लिखा ओपनिंग एंट्री. एन एंट्री विच इज पास which is prepared at beginning of the year to bring forward the balances of personal and real accounts from the last year's balance sheet to the current year books and accounts, to open the books and accounts for the current year, the new year, and to continue record the transaction as and when they have taken place in business organization for current year. तो प्रारंभिक प्रविष्टि एक ऐसी प्रविष्टि है जो वर्ष के प्रारंभ में लेखापाल द्वारा पिछले वर्ष के बैलेंस शीट में दिखाए गए व्यक्तिगत और वस्तुगत खातों के शेषों को चालू वर्ष की लेखा पुस्तकों में और खातों में लाने के लिए और चालू वर्ष की नई पुस्तकें प्रारंभ करने के उद्देश्य से की जाती है. तो इसलिए उसको ओपनिंग एंट्री कहा जाता है. तो यू नो balance sheet is one of the important part of the financial statement of any business and non-business entity. And balance sheet consists of all assets and liabilities of the business. Liabilities दो तरह की है, internal and external. जो बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है ना, that is the internal liability of the business. Due to separate entity concept, he get the right to charge interest on his capital. तो वो इंटरनल लायबिलिटी. इसके अलावा बिजनेस
जो भी एक्सटर्नल पार्टी से जो पैसा ले रखा है वो सब उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। इसमें हमारी फिक्स लायबिलिटी भी होती है, करंट लायबिलिटी, वो हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में अलग से वीडियो में सारा डिस्कस किया है। फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो करंट लायबिलिटी है वो हमारी ऐसी लायबिलिटी है जो करंट ईयर में ही हमारे लिए क्रिएट हुई और करंट ईयर में ही हमें उनका पेमेंट करना है, विच आर पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स लाइक सन्डी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अर्नड इनकम। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक व्यवसाय द्वारा जो बैंक से लोन लिया गया है या विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से कोई लोन लिया गया है, तो वो सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो ओपनिंग एंट्री होगी क्या, एक ही एंट्री होती है, वो इसमें मैं बता दिए। यहाँ ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल एसेट्स का मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स, एफिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वो सारी की सारी लिखी जाएगी। तो ऑल लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज का मतलब ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एंड टू कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा रखी है और जो बैलेंस ऑफ कैपिटल उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। तो ये हमारी एक एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री, और इसका नरेशन होता है बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये एंट्री वर्ष के प्रारंभ में की जाती है, इसलिए इसका हिंदी में नाम है प्रारंभिक प्रविष्टि, जो एक ही होती है, एक बार ही होती है, वर्ष के प्रारंभ में होती है। और इसका उद्देश्य चालू वर्ष के लिए व्यवसाय की नई लेखा पुस्तकें खोलना और जो पर्सनल और रियल अकाउंट का जो बैलेंस है उनको ब्रॉट फॉरवर्ड करना। तो एसेट्स वाले जितना भी आइटम्स है उनके जब लेजर में खाते खोलेंगे तो सब में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। और जो लायबिलिटीज वाले सारे जितने खाते बैलेंस शीट में लायबिलिटी में है उन सबको जब ओपन करेंगे उनमें सब में बाई बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। और उसके बाद में फिर करंट ईयर में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री कहाँ होती है, प्रॉपर जर्नल। दूसरा क्लोजिंग एंट्री, अंतिम प्रविष्टियाँ। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग जाता है, वे सारी प्रविष्टियाँ जो वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद करने के लिए की जाती है, तो वो हमारी अंतिम प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। तो आप देखिए 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट है उनका बैलेंस तो बैलेंस शीट में आता है। जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट होते हैं वो हमेशा बैलेंस से ही ओपन होते हैं और बैलेंस से ही क्लोज होते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स, ये सारे खाते जो है फाइनल अकाउंट बनाते समय एट एंड ऑफ द ईयर कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में आते हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट में आते हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे मैंने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें मैंने बताया था कि थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड ए समरी स्टेज, इन विच वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर एंड देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से बनाए जाने वाले फाइनल अकाउंट में, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फिर ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें प्रोडक्ट का, गुड्स का, परचेज एंड सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू परचेज। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स आते हैं, जिससे हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट है उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्री बनेगी वो क्लोजिंग एंट्री कहलाती है, वर्ष के अंत में की जाती है। और क्लोजिंग एंट्री बहुत सारी होती है, तो वो एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा। अभी हम प्रॉपर जर्नल कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉपर जर्नल में कौन से प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है या प्रॉपर जर्नल में कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है उनके नाम बताओ, तो आपको ये कहना है। ओपनिंग एंट्री की जाती है, क्लोजिंग एंट्री। फिर थर्ड है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टियां। तो ऐसी प्रविष्टियां जो वर्ष के अंत में की जाती है, जिसका उद्देश्य चालू वर्ष के आय और व्ययों का लेखा चालू वर्ष में ही करना होता है, तो उन्हें हम समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं। According to the accrual concept of accounting, all the transactions which are related to current year, then they should have been recorded while preparing the financial statement of current year, irrespective of actual payment of expenses and actual receipt of income. So we can say that the accrual concept of accounting direct the way for various adjustment in different types of items and transactions related to
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक व्यवसाय में जो वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य व्यवसाय का सही लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, और जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसका उद्देश्य व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है। यह तभी संभव है जब हम सभी व्यवहारों को लिखें ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो व्यवहार व्यवसाय में संपादित हो चुके हैं उनका अकरेंस के आधार पे, एक्रूल के आधार पे लेखा करना, जिससे कि व्यवसाय का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एकदम ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स को डिस्क्लोज कर सके। तो ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी बहुत सारी है, जैसे एक्सपेंसेज के 2 एडजस्टमेंट है हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज। इनकम के भी 2 एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। क्लोजिंग स्टॉक हमारा पहला एडजस्टमेंट होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा जितने भी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है, लॉस ऑफ गुड्स यानी कि लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, और जो मैंने अलग से एक आपको वीडियो बना के भेजा था, यूज ऑफ गुड्स परचेज अदरवाइज देन सेल, वो सब हमारे एडजस्टमेंट है। तो वो सारे एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं। फिर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का भी एडजस्टमेंट किया जाता है, या स्टॉक इन ट्रांजिट का भी लेखा किया जाता है। स्टॉक या गुड्स सेंड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस है, उसका भी एडजस्टमेंट होता है। तो कई सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो एंड ऑफ द ईयर पेंडिंग रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, तभी हमारा फाइनल अकाउंट है वो सही बन पाता है। तो इसके लिए बहुत सारी एंट्री है, तो ये भी एक अलग चैप्टर भी है। जब हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करेंगे तब मैं आपको एक अलग पूरा वीडियो बना के बताऊंगा, समझाऊंगा व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्री, व्हाट आर वेरियस एडजस्टमेंट्स व्हिच आर टेकन इनटू अकाउंट while preparing financial statement of any business and non-business entity, right? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो आपको अभी से मीनिंग समझना है और कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली आपको अलग जब चैप्टर करेंगे फाइनल अकाउंट उसमें बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, हिंदी में बोलते हैं भूल सुधार प्रविष्टियाँ। तो यू नो अकाउंटिंग इज डन बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इज ए पर्सन, इज अ ह्यूमन बीइंग एंड टू वेयर इज टू ह्यूमन। भूलना व्यक्ति का स्वभाव है। जब हम कोई कार्य करते हैं, लगातार एक काम करते हैं, तो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब अकाउंटिंग में जो गलतियां होती हैं वो पैसे के संबंधित गलतियां हैं। अब उन गलतियों को सुधार करने के लिए जैसे आप कॉपी में करते थे, कटिंग करते थे, ओवर राइटिंग करते थे, अकाउंटिंग में ऐसा अलाउड नहीं है। इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक इन द बुक्स एंड अकाउंट्स, इट शुड बी रेक्टिफाइड only by passing rectification entries and not by cutting and overwriting in the books and accounts. अगर आप बुक्स एंड अकाउंट्स में कटिंग एंड ओवरराइटिंग करते हैं, इसका मतलब है you have committed some fraud. There is a possibility of misappropriation. The mistakes are not mistakes, they are the fraud. They are intentionally committed to get the undue advantage of the position. और अकाउंटेंट को, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफाइबिलिटी में बताया था कि अकाउंटेंट को कभी भी अपनी पोजीशन का, पद का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है, ऑनेस्टली सिंसियरली काम करना है। तो इसलिए जो अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे छुपाना नहीं है, उन गलतियों को डिटेक्ट करके, डिस्क्लोज करके उसकी रीजनेबल एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आपका बिजनेस का गुडविल बना रहे, आपका भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिजनेस में बना रहे, और बिजनेसमैन का भी आपके प्रति कि भी आपने गलती की लेकिन आपने मान लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। टू एक्सेप्ट द मिस्टेक दैट यू कमिटेड इज ऑल्सो एडमायरेबल। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारी, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी ना बहुत सारी हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक्स व्हिच आर कमिटेड एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ अकाउंटिंग। द मिस्टेक्स में भी यूनिलैटरल और बाइलैटरल, तो बहुत तरह की एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या हैं और वो उनका इफेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग उनका सुधार होता है।
और उनका इफेक्ट भी अलग अलग होता है कि अगर आपने जर्नल एंट्री बना रहे हैं, अभी प्राइमरी स्टेज में है और कोई गलती होगी तो कैसे सुधारना है। अगर आप अकाउंटिंग की सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन में लेजर बना रहे हैं और उस समय कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारना है, उसका मेथड अलग है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद भी वो नहीं मिला, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ा, फिर आपको पता लगा कुछ मिस्टेक है ये, तो उनको फिर कैसे सुधारना है, उसका तरीका अलग है। और कभी कभी तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में चालू वर्ष की गलतियां अगले साल में मिलती है, तब सुधारने का तरीका भी, एंट्रीज भी अलग अलग होती है। तो इट इज ए सेपरेट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो भी मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, वो अलग चैप्टर है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है व्हाट आर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ऑल दो एंट्रीज विच आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई द एरर्स और द मिस्टेक्स विच आर कमिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की प्रक्रिया के दौरान जो गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए जो प्रविष्टियां की जाती हैं उन्हें भूल सुधार प्रविष्टियां कहते हैं। ये कैसी होती हैं, कितनी होती हैं और कैसे की जाती है, ये सब हम आपको एक अलग चैप्टर, एक अलग वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। फिर है नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण प्रविष्टियां। As the name indicate, all those entries which are prepared with a view to transfer the balance of one account to another account, then it is called as rectification. It is called as transfer entry. जैसे मान लीजिए जो है ना, हमने 5,000 रुपये मोहन के अकाउंट में से राम के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो ट्रांसफर किसको करने हैं? राम को। किस में से करने हैं? मोहन के अकाउंट में से। तो वही दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री बनेगी राम से अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। तो ये दोनों के खातों में से एक खाते से रुपए दूसरे में ट्रांसफर हो गई, ये हस्तांतरण प्रविष्टि हो गई। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आपका बैंक में करंट अकाउंट खोला हुआ है और उसमें 10-15 लाख रुपए पड़े और उसमें से आप मान लीजिए 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं 3 ईयर के लिए, और आपने बैंक को ऐसा करने के लिए ऑथराइज कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका पैसा बैंक अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट से निकलकर फिक्स डिपॉजिट में चला गया, वो ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्रांसफर एंट्री। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो ये हस्तांतरण प्रविष्टियां कहलाती हैं, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। तो आप देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, और एसेट्स भी खरीदते हैं। तो गुड्स इज परचेज्ड विद अ व्यू टू सेल एट हायर रेट, बिकॉज गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड, एंड द goods is purchased so many times and sold so many times to different customers in one particular year. But assets are the properties. Assets are long lasting in nature. Assets are those items which are purchased once in the lifetime of the business and can be used for so many years. And from the income tax point of view, any item or property which is purchased and can be used for a period of more than 3 years, it will be classified as fixed assets. तो संपत्तियां सामान्यतः दीर्घकाल से संबंधित होती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर कार। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो जिनके बिना व्यवसाय को चलाया भी नहीं जा सकता, और जिनको एक बार खरीद लेते तो ये कई सालों तक हमारे काम आती हैं, और कुछ वर्ष पश्चात जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, मोटर कार है, ये आउट ऑफ डेट हो जाते हैं और डेप्रिसिएट हो जाते हैं, इनका लाइफ एक्सपायर हो जाता है। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हमें इनका रिपेयर एंड रिन्यूअल करना पड़ता है, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ वी हैव टू रिप्लेस दैट। तो यानी कि पुरानी संपत्तियां हमें बेचनी भी पड़ती है। तो ये जो एसेट्स को अगर आप उधार में खरीदते हैं या उधार में बेचते हैं तो उनकी भी एंट्री प्रॉपर जर्नल में होगी। जैसे आपने मशीन नहीं खरीदी फ्रॉम रोहन एंड सन्स, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड सन्स। अगर आपने मशीन कैश में खरीदी तब तो फिर कैश बुक में चला जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शंस विच हैव टेकन प्लेस थ्रू कैश देन
दे विल बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कैश बुक, वो फिर कैश बुक में लिखे जाएंगे। लेकिन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो अलग अलग सहायक बहियों में लिखे जाते हैं। तो अगर आपने माल नहीं, कोई संपत्ति उधार खरीदी है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है या मोटर कार है, तो उसका लेखा प्रॉपर जर्नल में होगा। और अगर आपने कोई पुराना फर्नीचर उधार में किसी को बेचा है तो एंट्री क्या होगी, बायर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मशीनरी बेची तो टू मशीनरी, फर्नीचर बेचा टू फर्नीचर, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट होता है एसेट्स का सारा। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट में हो जाओ। तो इस तरह से हम प्रॉपर जर्नल में ये सारी एंट्रीज करेंगे। इनके अलावा भी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो परचेज, सेल्स एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स का नहीं है, जो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल बुक से रिलेटेड नहीं है, और जो हमारे कैश बुक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड नहीं है, इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हम सब प्रॉपर जर्नल लाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर जर्नल से रिलेटेड एंट्रीज क्या होती है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज भी बता दिया है यहाँ पे, और प्रॉपर जर्नल क्या होता है ये भी बता दिया। अब प्रॉपर जर्नल में एंट्रीज की कैसे जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो कोई नई बात नहीं। प्रॉपर जर्नल इज सेम एज द जर्नल। जिस तरह से हमने जर्नल में एंट्रीज करी थी, जो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था और उसमें भेजा हुआ मैंने, व्हाट इज जर्नल एंड हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, तो वो जैसे जर्नल बनाते हैं वैसे ही प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। उसी तरह नरेशन लिखा जाएगा, डेबिट क्रेडिट साइड के अकॉर्डिंग वो एंट्री लिखी जाएगी। तो इसमें सेम जो जर्नल में एंट्री करते हैं वैसे ही प्रॉपर जर्नल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप बुक में भी ये थोड़ा देख लेंगे। और अब सारी सब्सिडियरी बुक हो चुकी है, तो आप है ना रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड, वो चैप्टर आप बुक से एग्जाम्पल भी करो और क्वेश्चन भी करने का कोशिश करें। अगर कहीं डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, तो कीप कंटिन्यू योर स्टडी, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी सिंसियर, so that you can get the knowledge of accounting in better way. And if you have any doubt, you should discuss with your concerned teacher. किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो all the teachers are available and you can discuss with the teachers. Thank you very much.